वेलकम बैक। मेरा नाम विवेक जोशी है और आज हम 22 लाख करोड़ डिफ़ॉल्ट के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 22 लाख करोड़। और जिस कंपनी ने इसको डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है उसका नाम है एवरग्रांड। आज हम पूरी केस स्टडी में समझेंगे एवरग्रांड कंपनी क्या है, उसके बिजनेस क्या है और क्या 22 लाख करोड़ का, जो कि अब तक का चाइना का सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट कहला जाएगा, वो हो सकता है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट विथ हिस्ट्री। एवरग्रांड जो कंपनी है ना, वो रियल एस्टेट में है। उनका मेन जो बिज़नेस है वो घर बनाते हैं और घर बना के रिटेल इन्वेस्टर को सेल कर देते हैं। ये कंपनी स्टार्ट हुई 1996 में एंड धीरे धीरे कंपनी ने अपना जो बिज़नेस है ना उसको एक्सपांड किया। स्टार्टिंग में तो उन्होंने रियल एस्टेट से स्टार्ट किया था, छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते गए एंड दे स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग। और आज 2021 में ये कंपनी बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट हो चुकी है एंड इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी ऑफ चाइना। जी हाँ, आपने सही सुना, सेकेंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी ऑफ चाइना एंड इट इज़ लाइकली टू डिफ़ॉल्ट 22 लाख करोड़। मैंने जैसे बताया, कंपनी ने काफ़ी सारे एक्सपांशन किए और उसमें से एक्सपांशन काफ़ी रिलेटेड भी थे और काफ़ी सारे एक्सपांशन थे जो अनरिलेटेड थे कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल रियल एस्टेट बिजनेस। अनरिलेटेड एक्सपांशन में अभी आप देखने जाओगे, रिसेंटली कंपनी ने ना ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं ना, उसमें एक्सपांशन किया है। फिर कंपनी ने सिनेमा बिजनेस, म्यूज़िक बिजनेस, उसमें भी अपने एफिलिएट्स एंड सब्सिडरीज के तरीके से एक्सपांड किया है। यहाँ तक कि कंपनी सेटिस्फाइड नहीं थी, उनको अपना बिजनेस और ग्रो करना था। बिजनेस में एक रहता है ना, भूख रहता है कि अपना एम्पायर और बड़ा करते रहे। उन्होंने ईवी तो एक्सपांड किया, सिनेमा, म्यूज़िक, रियल एस्टेट के साथ साथ में उन्होंने म्यूचुअल फंड एंड काफ़ी सारे ऐसे उन्होंने एफिलिएट तरीके से अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू की। उसमें से दे आर इनटू मेडिक्लेम विच इज़ मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो हो गया, मेडिक्लेम अलग है, लाइफ इंश्योरेंस अलग है। और साथ ही साथ में उन्होंने अपनी वाटर बॉटलिंग कंपनी भी एक इन्वेस्ट करके ओपन कर दी। और ये तो सिर्फ मैंने आपको ऊपर से बात बताई है। कंपनीज की जो सब्सिडरीज होती है ना, समथिंग 2000 से ज़्यादा सब्सिडरीज है कंपनी की ऑन शोर और 200 से ज़्यादा ऑफशोर कंपनी है जो सब्सिडरीज एवरग्रांड की है। एवरग्रांड चाइना में सिचुएटेड है और अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, 300 बिलियन डॉलर की डेट है इनकी बैलेंस शीट के ऊपर। जी आपने सही सुना, 300 बिलियन डॉलर, जो अगर आप कन्वर्ट करोगे ना इंडियन रुपीज़ में, इट गोज टू समथिंग 22 लाख करोड़ रुपीज़ एज डेट्स एंड एज ऑफ नाउ दे आर नॉट इन पोजिशन ऑफ पेइंग दैट डेट। लेट्स थोड़ा सा ना लेट्स अंडरस्टैंड दी फैक्ट्स अबाउट एवरग्रांड। ये कंपनी ने कैसे अपने आप को एक्सपांड किया। फैक्ट्स की अगर हम बात करें ना, तो एम्प्लॉयज़ की बात कर लेते पहले। एवरग्रांड के जो एम्प्लॉय की जो स्ट्रेंथ है ना, दैट इज़ 1.2 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयज़। और लोग इसको कंपेयर करते हैं लेमन ब्रदर्स के साथ में, जिसके एम्प्लॉयज़ जो थे समथिंग 26,000। जो 2008 में रिसेशन आया था, पता है, जो लेमन ब्रदर्स जो एक बैंक थी वो कॉलेप्स हुई थी, उसके बाद में रिसेशन आया था। लेमन ब्रदर्स के सिर्फ 26,000 एम्प्लॉयज़ थे। एवरग्रांड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 1.2 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ है। अगर उनके कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें ना, देखो वो रियल एस्टेट बिजनेस में है, छोटे मोटे मजदूर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स उनको रखने पड़ते हैं जो डायरेक्ट पेरोल पे नहीं होते, वो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। 40 लाख एम्प्लॉयज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। जैसे आप मैग्नीट्यूड समझिए, अगर इन केस ये कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है अपने लोन्स पे और समझो ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, कितना बड़ा शॉक लगेगा उसके एम्प्लॉयज़ को, उसके कॉन्ट्रैक्टर को और बाकी जो आसपास की जो इकोसिस्टम है उसके लिए। अगर आपको कंपेयर करना है, मैंने पहले ही बताया, लेमन ब्रदर्स ओनली है 26,000 एम्प्लॉयज़। और अगर हम एवरग्रांड की बात करें, समथिंग 42 लाख एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आर कनेक्टेड विथ एवरग्रांड। अगर हम दूसरे फैक्ट की अगर बात करने जाए और अगर आपको है ना मैग्नीट्यूड समझना हो ये डिफ़ॉल्ट का, हमें चाइना का जो है ना बैकग्राउंड है वो समझना पड़ेगा। चाइना की जो इकोनॉमी है ना, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी इज़ डिपेंडेंट ऑन रियल एस्टेट। इंडिया की अगर हम बात करें ना, इंडिया की जो मेजर इकोनॉमी है वो सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है। इंडिया का मेजर कंट्रीब्यूशन जो है ना सर्विस से जाता है टूवर्ड्स अवर जीडीपी। चाइना का 30%, नियरली 30% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है ना, वो रियल एस्टेट से आता है। और चाइना की जो लोकल अथॉरिटीज़ है ना, जो लोकल गवर्नमेंट्स है, उसका नियरली 40% जो रेवेन्यूज़ है ना, वो लैंड सेल से आता है। इंडिया में कैसा है, ज़मीन आप खरीद सकते हो, ओके, आपने ज़मीन ले ली, गवर्नमेंट आपको ज़मीन दे देगी, आपको जो भी पैसा देना है पैसा पहुंच जाएगा स्टैम्प ड्यूटी पे एंड द लैंड इज़ योर ओन, अगर आपने पैसा दिया है तो।
चाइना में ऐसा कंसेप्ट नहीं चलता है। सो चाइना में कैसा ना लीज सिस्टम है। चाइना की जो गवर्नमेंट है ना वो कम्युनिस्ट है। अपने अगर डेमोक्रेसी है ना वैसा वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं चलता, वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। सो उनको मोस्ट ऑफ द कंट्रोल है ना वो अपने पास रखना है कि सारा कंट्रोल अपने तरफ हो। सो क्या है, चाइना ने क्या किया कि वो आपको लैंड देते बट वो लीज पे देते, 50 साल की लीज, 60 साल की लीज, 70 साल की लीज, ऐसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे स्ट्रेच जो रहता है उसका, उतने लंबे टाइम की लीज गवर्नमेंट आपको दे देती है। और ये जो लीज जो लेते हैं ना वो बड़े बड़े डेवलपर्स होते हैं। और एवरग्रांड जो है ना वन ऑफ दी डेवलपर है, जो बड़ा डेवलपर है जो लीज पे लैंड लेता है, उसके ऊपर सारी चीज़ कंस्ट्रक्ट करता है और बाद में वो लोगों को बेच देता है। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे से शुरू हुई है अगर हम जड़ तक जाना चाहे तो देखो, फास्ट डेवलपमेंट के लिए चाइना ने क्या सोचा कि हमें ना ये जो ज़मीन है सस्ते दाम पे रियल एस्टेट डेवलपर को दे देंगे। रियल एस्टेट डेवलपर को हमने सस्ते दाम पे ज़मीन दे दी, उनका एक्विजिशन कॉस्ट है ना ज़मीन का वो कम होगा। सो उनका एक्विजिशन कॉस्ट है ना वो कम हुआ तो वो ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे टेक्नोलॉजी पे और फास्ट डेवलपमेंट पे, ताकि जो बिल्डिंग 2 साल में बनती थी वो 2 या 3 महीने में रेडी हो जाए बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे आपका जो पैसा बच गया ना एक्विजिशन ऑफ लैंड में, जो मेजर चंक जाता है वो पैसा आप टेक्नोलॉजी में डाल दो और लेबर में डाल दो, क्योंकि लेबर तो चीप है चाइना का, और ये टेक्नोलॉजी एंड लेबर का कॉम्बिनेशन हुआ ना, सो फास्ट डेवलपमेंट हो गया। जो चीज़ 2 साल लगती थी 2-3 महीने में बन जाती है। इसके वजह से क्या हुआ, रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन काफ़ी फास्ट होना शुरू हो गया। सो यहाँ पे हमें अगर प्रॉब्लम समझनी हो ना तो एक बेसिक सा प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। देखो लैंड जो होती है ना वो बहुत महंगी होती है, चाहे इंडिया की बात करें, कनाडा, यूएसए, लैंड हमेशा महंगी होती है। अभी चाइना ने क्या किया फास्ट डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने सस्ते दाम पे ना सारी की सारी लैंड रियल एस्टेट डेवलपर्स को लीज कर दी। अभी रियल एस्टेट डेवलपर ने ना पानी के दाम पे जो ज़मीन मिली है एज अ लीज फ्रॉम द चाइनीज़ लोकल अथॉरिटी, उन्होंने उसको फास्टली डेवलप किया और जो 1 रुपये नॉमिनल के हिसाब से समझो उन्हें ज़मीन ली है लोकल अथॉरिटी से, उसके ऊपर 8-10 रुपये खर्चा किया। और जो खर्चा होने के बाद में जो एक्चुअल 10 रुपये का उनका खर्चा हुआ है वो उन लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में बेचते थे, तकरीबन 100 रुपये के हिसाब से। मतलब जो चीज़ बन रही है डेवलपर को 8 रुपये 10 रुपये के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के हिसाब से बेच रहे थे। अभी इससे क्या हुआ ना, चाइना में पिछले 15-20 साल में रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना काफ़ी ज़्यादा शूट हो चुकी है। और एज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाइना की गवर्नमेंट को ना ये फैक्ट हजम नहीं हो रहा है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है रियल एस्टेट के दाम में, वो कहीं ना कहीं ना सेंटीमेंट बिगाड़ रही है रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स का। और सेंटीमेंट अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टर का बिगड़ेगा चाइना में, सो चांसेस है गवर्नमेंट भी गिर सकती है, जो कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है वो। सो जैसे मैंने आपको बता दिया, रियल एस्टेट जो है ना 30% ऑफ चाइना का जीडीपी है। एक और कूल फैक्ट हम जान लेते हैं, इंडिया में है ना कुछ लोगों के पास घर नहीं होता है और बहुत से ज़्यादा लोग है ना रेंट पे घर लेते हैं। चाइना में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। चाइना में हर एक फैमिली के पास में ऑन एवरेज मिनिमम 2 घर है। कई फैमिली ऐसे है कि जिनके पास 3-3 घर है, ठीक है, क्योंकि चाइना का ना जो कल्चर है वो ऐसा ही है, उनके पास मिनिमम 2 घर है। रीज़न इज़ दैट कि सोशल एंड स्टेटस कंपैरिजन। अगर आप किसी लड़के को शादी कराओगे ना किसी के पास, तो दूसरी सामने वाली फैमिली देखिए कि भैया आपके पास घर कितने हैं। सो अपने इंडिया में कैसा है, वी इंडियंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स और कुछ लोग रियल एस्टेट, फिर बाद में बचे कुछ जो रिस्क बोलते हैं ना, रिस्क लेने वाले लोग रहते हैं, वो स्टॉक मार्केट की तरफ आते हैं और उससे धुरंधर लोग क्रिप्टो करेंसी में जाते हैं, ठीक है। बट चाइना का ऐसा कंसेप्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल, यू कैन से लाइक 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वेस्टेड इनटू रियल एस्टेट। सो जैसे रियल एस्टेट के दाम बढ़ गए ना, ये जो पॉपुलेशन है उनका जो सेंटीमेंट है गवर्नमेंट की तरफ, वो धीरे धीरे ना बिगड़ते जा रहा है कि इतना महंगा रियल एस्टेट हो गया तो हम लेके कैसे पाएंगे। फिर भी इतना महंगा रियल एस्टेट होने के बावजूद प्री सेल्स होते चाइना में कि है ना ज़मीन के ऊपर सिर्फ लाइक कोरी ज़मीन है, सिर्फ बिल्डर है ना ब्लूप्रिंट बना के दिया हुआ है कि ऐसा आपका घर रहेगा अगले 5-10 सालों के अंदर। कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ आसपास में कुछ नहीं है, बंजर ज़मीन है। फिर भी लोग वो जो सेल्स होते हैं ना, प्री सेल्स, वहाँ पे लाखों करोड़ रुपए दे के अपने घर बुक कर देते हैं। और वही चीज़ पे अटका है एवरग्रांड। एवरग्रांड ने क्या किया, प्री सेल्स हुआ करते थे ना, जो एडवांस बुकिंग समझ लो, प्री सेल्स लाइक एडवांस बुकिंग हो गया, जो अब तक आपने कुछ बना नहीं है बट आप लोन्स और यू कैन से एडवांस यू आर टेकिंग फ्रॉम द कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, और उनको आप सस्ते दाम पे ना घर देने का ट्राई करते हो। जैसे कि समझो 1 करोड़ का घर है, अगर आप प्री सेल में लेते हो तो आपको 70 लाख 80 लाख के आसपास हम आपको बेच देंगे। सो अभी क्या हुआ है ना, 14 लाख ऐसे घर है जो प्री सेल में ना
एवरग्रांड ने पैसे तो ले लिए हैं बट घर बने ही नहीं है, या तो फिर इनकम्प्लीट है, और कुछ कुछ जगह ऐसा है कि सिर्फ ज़मीन ऐसी ऐसी पड़ी है और एवरग्रांड के पास में पैसा नहीं है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सो 14 लाख लोगों के, और यू कैन से 14 लाख घर ऐसे ऐसे लाइक लाइक दे आर गॉन कम्प्लीटली इन द विंड। और इसके वजह से ना रिसेंटली लोगों ने उसके हेडक्वार्टर के बाद बहुत सारे धरने किए, और ये चीज़ नई नहीं है, धरने तो अभी से शुरू हुए, समथिंग जून जुलाई अगस्त से धरने होने शुरू हो चुके हैं उसके हेडक्वार्टर के बाद। बट अगर प्रॉब्लम और जड़ से समझो ना, पिछले साल कोविड आया था, 2020 की बात करें हम तो, और कोविड के वजह से जो लिक्विडिटी होती है ना सिस्टम में, वो पूरी सकआउट हो चुकी थी। और एवरग्रांड ये कोविड के चलते ना ऐसे डेट क्राइसिस में आ गया कि उसके पास कैश फ्लो जो होता है ना, वो कैश फ्लो बिगड़ गया और वो डेट स्पाइरल में होना शुरू हो गया। अभी एवरग्रांड के पास इतना डेट हो चुका है कि वो इंटरेस्ट पे करने की पोजीशन में नहीं है। अभी 23 सितंबर 2021 में एवरग्रांड का जो है ना इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा है समथिंग 600 करोड़ का। सिर्फ 600 करोड़ मैं बोल रहा हूँ, उसके डेट की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली 600 करोड़ का जो लोन का इंटरेस्ट है बहुत कम है। एवरग्रांड ने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है कि बॉस हम 600 करोड़ जो है ना वो पे नहीं कर पाएंगे, हमको थोड़ा टाइम चाहिए, रिलीफ दीजिए हमें और हमें सपोर्ट कीजिए। और गवर्नमेंट ने ना सम वॉट कहीं पे अपना जो है ना बैकअप जो करना चाहिए एवरग्रांड को वो नहीं किया है, ठीक है। सो ये अगर हम बात करें डिफ़ॉल्ट की, 600 करोड़ है तो छोटी बात, बट इसको इस तरीके से देखो, और बहुत सारे इन्वेस्टर इस तरीके से ही देख रहे हैं कि भैया ये कंपनी के पास 600 करोड़ नहीं है इंटरेस्ट पे करने के, समझ रहे हो, 600 करोड़ इंटरेस्ट पे करने के पैसे नहीं है। ये कंपनी अपना 22 लाख करोड़ का डेट कैसे पे कर पाएगा, समझ रहे हो। ये बात बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। 600 करोड़ आप पे नहीं कर पा रहे हो, कैसे 22 लाख करोड़ का डेट पे करोगे। और यहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू हुई है। और पिछले साल अगर आप बात करो ना, मीडिया एजेंसीज को है ना एक लेटर लगा था हाथ, जो है ना लीक लेटर, लोग ऐसे कह रहे हैं कि इट्स अ लीक लेटर, जहाँ पे एवरग्रांड ने ना चाइनीज़ गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि हमें बैकडोर लिस्टिंग करके एक सपोर्ट दे दो, और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने मना किया था। उसके बाद एवरग्रांड ने फिर से लेटर लिखा कि अगर ये बैकडोर लिस्टिंग नहीं हो पाएगा और आपके तरफ से अगर हमको सपोर्ट नहीं रहेगा ना, सो हम फाइनेंशियल क्रंच में आ जाएंगे और हमारे फाइनेंशियल बिगड़ जाएंगे और हमें इंसॉल्वेंसी की तरफ जाना चाहिए या हम जा सकते हैं। सो ये बात है ना 2020 में ही कुछ कुछ मीडिया हाउस ने इसको है ना फ्लोर पे रेस कर दिया था, समथिंग नवंबर में ये बात आ गई थी। बट एवरग्रांड ने बोला कि नहीं भाई ये बहुत फेक सी बात है, ऐसी कुछ बात हो नहीं रही है। एंड फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ बाहर आते गई, और अभी पूरे जो ना डेट के जो उसके पूरे चिट्ठे कंपनी के वो पूरे बाहर आ रहे लोगों की तरफ। सो अब हम यहाँ पे ना रिस्क की बात कर लेते हैं। और अगर रिस्क की अगर हमें बात करनी है तो पहले आपको है ना बिजनेस समझना होगा। रियल एस्टेट डेवलपर्स जो होते हैं ना, वो कभी अपने पैसे में बिजनेस नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, पैसा रेस करते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से, और लोन पे पैसा लेके बिल्डिंग बनाते हैं, वो बिल्डिंग सेल करते हैं, जो भी सेल प्रोसीड आता है खुद का प्रॉफिट रखते हैं और वापस से पैसा जो है बैंक को दे देते हैं। सेम एवरग्रांड ने किया, उसने काफ़ी सारे बैंक्स के पास से ना लोन लिया, समथिंग 128 बैंक के पास उनका लोन चल रहा है, एंड 121 नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन्होंने लोन दिया एवरग्रांड को। सो यू कैन अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड। और बातें ऐसे भी सुनने में आई है मुझे, और रिपोर्ट्स मैंने ऐसे पढ़े कि HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये दोनों बैंक ने ना कुछ कुछ ऐसे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जो अनकम्प्लीट अब तक एवरग्रांड के। सो वहाँ पे उन्होंने ना होम बायर्स को होम लोन देना बंद कर दिया है टुवर्ड्स अनकम्प्लीट और अनफिनिश प्रोजेक्ट ऑफ एवरग्रांड, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं तो हमको ये पैसा वापस से रिटर्न कैसे होगा और रिस्क हमारा बढ़ जाएगा। सो HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने दोनों ने एवरग्रांड के अनफिनिश प्रोजेक्ट है ना, वहाँ पे उन्होंने लोन देने होम बायर्स को बंद कर दिए हैं। सो अभी मैंने आपको जैसे बताया ना 128 बैंक्स और 121 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको लोन जो जिन्होंने दिया है एवरग्रांड को, अभी उनको अपना पैसा रिकवर करना है। देखो बैंक से ज़्यादा शार्क है ना, या स्मार्ट जो आप बोल सकते हो, इस दुनिया में कोई नहीं है। उनको अपने पैसे से पड़ी और वो अपना पैसा ना रिकवर करना शुरू कर देंगे। सो बैंक्स ने क्या किया है ना, इसमें से कुछ कुछ बैंक्स थी उन्होंने ना एवरग्रांड के जो असेट्स है उसको फ्रीज करना शुरू कर दिया है। मार्केट में ऐसे बात आ रही है कि ये जो एग्जिस्टिंग जो क्रेडिट लाइन होती है ना, जो लोन आपको मिलती है, बैंक्स ने न्यू लोन देना भी बंद कर दिया है, और जो एग्जिस्टिंग असेट्स है ना एवरग्रांड के, उसको उन्होंने फ्रीज करके बोला है कि हम इसको है ना बोली लगा के मार्केट में बेच देंगे। सो अभी आप बोलोगे कि एवरग्रांड के पास पैसे कैसे आएगा। 14 लाख उन्होंने प्री सेल्स में जो पैसा लिया है लोगों का, वहाँ से तो घर बना नहीं है,
बैंक्स आपको अभी नया एडिशनल पैसा दे नहीं रहा है। और रिसेंटली चाइना ने जो है ना प्री सेल के ऊपर बैन लगा दिया, क्योंकि रिस्क काफ़ी बढ़ता था प्री सेल के ऊपर, क्योंकि डेवलपर्स प्री सेल में पैसा ले रहे हैं बट वो घर जो है ना टाइम पे दे नहीं पा रहे हैं। जैसे अपने इंडिया में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे लोगों ने एडवांस में पैसे तो दे दिए बट अब तक प्रोजेक्ट रेडी नहीं हुए। सो देखो, आपको अभी बैंक्स पैसा नहीं दे रही, प्री सेल बंद हो चुके हैं, आप पैसा लोगे तो लोगे कहाँ से, ठीक है। सो अगर आप में से कुछ स्मार्ट लोग हो गए ना, वो बोले कि भैया बॉन्ड्स जो है ना, बॉन्ड्स मार्केट में जाना चाहिए, या बॉन्ड से आप पैसा रेस कर लो, जैसे कि डिबेंचर होता है ना, बॉन्ड से पैसा रेस किए जा सकते हैं। सो आपको यहाँ पे भी बता दूँ तो चाइना का जो रियल एस्टेट का जो डेवलपर्स जो है ना, उसका जो बॉन्ड मार्केट है वो काफ़ी हैविली क्रैश हो रहा है, और इन्वेस्टर्स को है ना भनक लग चुकी है पिछले 3-4 महीने से। सो इन्वेस्टर है ना सतर्क हो चुके हैं कि चाइनीज़ डेवलपर्स जो है ना उनके बॉन्ड नहीं खरीदने, क्योंकि दे आर वर्थलेस। एट एंड ऑफ द डे अगर समझो मैंने आपको 1000 करोड़ रुपए बॉन्ड के तरीके से दे दिए और आप बोलोगे कि मैं आपको 10 साल में रिपे करूँगा, बट अगर आपकी कंपनी नहीं रहेगी, चाइनीज़ डेवलपर्स ही नहीं रहेंगे मौजूद, तो आप ये पैसा रिपे कैसे करोगे हमें। सो मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ डेवलपर्स के जो बॉन्ड है ना वो काफ़ी मैसिवली क्रैश हो रहे हैं, और 13 to 14% इंटरेस्ट है ना दे आर ऑफरिंग, बट स्टिल नो बडी इज बाइंग द चाइनीज डेवलपर्स बॉन्ड। सो बॉन्ड वाला जो रास्ता था ना जहाँ से आप पैसा रेस कर सकते हो वो भी क्लोज हो चुका है। सो अभी आखिरी जो रास्ता बचा है ना एवरग्रांडे के पास में, वो है कि उनकी जो एग्जिस्टिंग असेट्स है ना वो उनको लिक्विडेट करना शुरू कर दे। सो एवरग्रांडे ने क्या किया, अर्ली सितंबर 2021 में उसने इन्वेस्टर्स को बोला कि हमारे जो भी है ना एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है ना आप वो ले लो, और आपका जो भी है ना हिसाब वो चुकता कर दो, ठीक है। सो वहाँ पे उन्होंने ना पार्किंग लॉट्स और ऐसे काफ़ी सारे अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स जो थे उन्होंने हैंड ओवर करना शुरू कर दिए इन्वेस्टर्स को, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो थे ना होम बायर्स उनको, बट उन्होंने इन्वेस्टर्स ने और होम बायर्स ने दोनों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, हमें हमारे सिर्फ पैसे चाहिए, हमें आपकी जो डेड इन्वेंट्री है ना, हम पार्किंग लॉट लेके क्या करेंगे। देखो अभी पार्किंग लॉट आप हमें दे रहे हो, बात सही है, बट झमेला तो हमारे ऊपर आ गया ना, हम उसको किसको बेचेंगे फिर वापस से जाके। सो एक एड ऑन लाइबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। सो भैया आप एक काम करो कि आप जो पार्किंग लॉट और जो अनफिनिश प्रोजेक्ट हमें दे रहे हो ना, उससे अच्छा आप ही उसको लिक्विडेट करो, उसका जो भी डिस्पोजल करने वाले में जो प्रोसीड्स आएगा ना वो आप हमें दे दो। सो यहाँ पे ना एक डेडलॉक सिचुएशन आ चुकी है एवरग्रांडे के पास, क्योंकि उसके जो भी है ना असेट्स है वो बिक नहीं रहे, इन्वेस्टर उसके असेट ले नहीं रहे, और उसको कहाँ से भी पैसा नहीं मिल रहा है। और देखो पैसा नहीं मिल रहा है, 600 करोड़ का वो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो भी नहीं पे कर पा रहा है। सो चांसेस, लोग ऐसे बोल रहे हैं कि चांसेस आर वेरी लेस कि जो अनफिनिश प्रोजेक्ट है वो उसको कंप्लीट करके भी लोगों को पैसा दे सके, या फिर अनफिनिश प्रोजेक्ट्स जो है फिनिश करके वो जो सारा का सारा कंप्लीट गुड्स है वो होम बायर को दे दे। बट ऐसी पॉसिबिलिटीज़ अभी दिख नहीं रही है। इसके अलावा ऐसे रिपोर्ट्स मैंने पढ़े रूटर्स के थ्रू कि सैनजेंग एक बैंक है विच इज़ एफिलेटेड टू एवरग्रांडे, और रूटर्स ने ऐसा बताया वहाँ पे कि सैनजेंग जो बैंक है ना उन्होंने तकरीबन $20 बिलियन अनऑथराइज वे से या इलीगल वे से ना लोन दिया हुआ है टू एवरग्रांडे एंड इट्स सब्सिडरी। मतलब तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का है ना बैंक ने अनऑफिशियली लोन दिया हुआ है ये जो कंपनी है और उसकी सब्सिडरीज को, जो इन्वेस्टर्स को और निराश करी है। वो सोच रहे कि भैया एक नेगेटिव न्यूज़ गया तो ठीक है, दूसरा नेगेटिव न्यूज़ गया तो हम आराम से सांस ले सकते हैं, बट नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, और इसके वजह से ना इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी बिगड़ चुका है, एंड नोबडी इज इंटरेस्टेड टू बाय द बॉन्ड्स और द अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ एवरग्रांडे। सो यहाँ पे अभी आपको क्वेश्चन आते होंगे कि भैया ये तो कंपनी गई, मतलब बंदी होनी चाहिए ऐसी कंपनी, या तो फिर ये कंपनी कैसे सर्वाइव कर पाएगी। सो रेमेडियल स्टेप्स है ना कुछ एवरग्रांडे ने अपने एंड से लेने शुरू कर दिए। उन्होंने जैसे ये न्यूज़ मार्केट में जैसे पहुँच गई ना पिछले 2-3 महीने में, उन्होंने क्या किया, अपनी खुद एक फास्ट ट्रैक टीम बना दी और फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर करना शुरू कर लिए, ताकि वो अपनी जो बैलेंस शीट है ना उसको रिस्ट्रक्चर करना शुरू कर दे और इन्वेस्टर्स को मना सके कि भैया भले आप हेयर कट ले लो, बट आप मुक्त हो जाओगे, आपका पैसा पूरा नहीं डूबेगा। सो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में एक रिस्ट्रक्चरिंग करे अपने बैलेंस शीट का, और रिस्ट्रक्चरिंग हो गया तो जैसे अपनी येस बैंक यहाँ पे इंडिया में बच चुकी है, वैसे पॉसिबिलिटी है कि एवरग्रांडे भी बच सकती है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने क्या किया है ना, एवरग्रांडे ने अपने डोमेस्टिक पेमेंट्स जो है ना वहाँ पे उन्होंने नेगोशिएट करना शुरू किया है, और ओवर द काउंटर्स जो है ना डेट उन्होंने पे करना शुरू कर दिया है, बट इसकी फुल डिटेल्स अब तक किसी के पास नहीं है। सो आज ही अगर हम बात करें ना तो उसने एक अपना डोमेस्टिक जो पेमेंट था वो एक नेगोशिएट किया अपने क्रेडिटर के साथ में,
बट इसकी डिटेल जैसे मैंने आपको बताया किसी को पता नहीं है। सो ऐसे बातें चल रही है कि ना उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था क्रेडिटर को कि देखो भैया हम जो दे रहे उसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो हम डिफ़ॉल्ट ही होने वाला, आपका पूरा पैसा उड़ जाएगा। उससे अच्छा जो दे रहे वो ग्रेशियसली एक्सेप्ट कर लो रेदर देन लूजिंग योर एंटायर मनी। सो ऐसे थोड़े रेमेडियल स्टेप्स जो है एवरग्रांड ले रहा है। चाइनीज़ गवर्नमेंट भी अपने एंड से जितना हो सके, उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट तो दिया हुआ है कि हम अपने एंड से जितना हो सके उतना ट्राई करेंगे कि बहुत ज़्यादा है ना कोलेटरल डैमेज जो इकोनॉमी को ना हो। बट ऐसा अप फ्रंट लाइक कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल एज ऑफ नाउ दिख नहीं रहा है चाइनीज़ गवर्नमेंट के तरफ से कुछ जो हेल्प हो पाए एवरग्रांड को, या फिर उसके डेट रिपेमेंट में चाइनीज़ गवर्नमेंट उसको हेल्प करे। हाँ, उन्होंने जो कुछ ट्रेडिंग होती थी ना उसकी सिक्योरिटीज़ की स्टॉक मार्केट पे, सो उन्होंने ट्रेडिंग जो है वो हॉल्ट करा दी एवरग्रांड के रिक्वेस्ट पर। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उसके जो ट्रेडिंग होती थी ना वो हॉल्ट करा दी। और कुछ जो एक आध दो ट्रेलर्स जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लोग अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दे आर ट्रेडिंग द स्टॉक, बट नॉर्मली बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी मोस्टली ट्रेडिंग जो है वो स्टॉप हो चुकी है। सो चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत कम हेल्प करे यहाँ पे। दिस इज़ अ पजलिंग थिंग। यूजुअली चाइनीज़ गवर्नमेंट इतना बड़ा जो फॉल आउट है वो होने नहीं देती, बट लोग यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज है कि चाइना इतना बड़ा फॉल आउट क्यों होने दे रहा है और क्यों अपने तरफ से कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है। सो चलिए अभी लास्ट पार्ट पे आते हैं जो अपना कंक्लूजन होगा एंड द मेन क्वेश्चन, क्या एवरग्रांड का जो फॉल आउट है, जो डिफ़ॉल्ट होने वाला है, क्या वो लेमन ब्रदर्स जैसा क्रैश ला सकता है क्या अक्रॉस द ग्लोबल इकोनॉमी? जैसे 2008 में लेमन ब्रदर्स जो बैंक थी वो कॉलैप्स हुई थी, फिर पिछले 20 साल का सबसे बड़ा रिसेशन था। सो क्या सेम रिसेशन अभी आ सकता है एवरग्रांड के फॉल आउट होने की वजह से? सो उसको जान लेते हैं। देखो, चाइना का इकोनॉमी इज़ अबाउट प्रॉपर्टी मतलब चाइनीज़ मार्केट। अगर प्रॉपर्टी मार्केट में ना इंस्टेबिलिटी आ गई तो समझ लो कि चाइनीज़ का मार्केट जो है ना इनस्टेबलाइज हो जाएगा। और चाइना जो है ना पूरी दुनिया का अगर जीडीपी वाइज देखने जाओगे तो सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी वाइज कंट्री है। और अगर आप एवरग्रांड की बात करो, सो एवरग्रांड का जो डेट है ना 22 लाख करोड़, वो चाइना का 2% ऑफ द जीडीपी में कैलकुलेट होता है। अभी आप सोचोगे अरे 2% ही है ना, सपोज अगर डिफ़ॉल्ट हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, बट जो अमाउंट है ना 2% भी बहुत काफ़ी ज़्यादा है। सो 2% इज़ ऑल्सो वेरी बिग फॉर चाइना एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। अगर सपोज एवरग्रांड जो है ना डिफ़ॉल्ट कर जाता है, ठीक है, सो इसका है ना रिपल इफेक्ट होगा एक, कि एवरग्रांड ने डिफ़ॉल्ट किया ही, कंपनी खुद तो बंद होगी, उसके साथ में साथ है ना उसकी जो बैंक्स जिन्होंने उसको लोन दिया था, आपको पता है ना मैंने बोला 128 बैंक्स एंड 121 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको पैसे नहीं मिलेंगे। और जिन्होंने लोगों ने जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था प्री सेल में, वहाँ पे उनको घर नहीं मिलेगा, सो उनके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद एवरग्रांड के जो एम्प्लॉयज़ तकरीबन 1 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ ऑन पेरोल और 40 लाख इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके रोजी रोटी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। सो बहुत बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा चाइनीज़ इकोनॉमी के ऊपर, विच इज़ मेजरली डिपेंडेंट ऑन द रियल एस्टेट मार्केट। एंड टॉकिंग अबाउट द एवरग्रांड पार्ट, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एवरग्रांड का जो डेट है ना $300 बिलियन की जो हमने बात की, दैट इज़ टिप ऑफ द आइसबर्ग। एक्चुअल फिगर किसी को नहीं पता है। सो इन फ्यूचर हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना बड़ा डेट था और क्या कंपनी उसको पे कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। बट मैं तो यही कहूँगा कि देखो, नोबडी नोज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी फ्यूचर। चाइना में तकरीबन 90,000 रियल एस्टेट डेवलपर है, ओके, और उसमें से तकरीबन 60 बड़े लार्ज डेवलपर्स है, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग की जो पोजीशन है ना इज सेम लाइक एवरग्रांड, दे आर नॉट इन पोजीशन ऑफ पेइंग दैट डेट्स। सो इतने बड़े डिफ़ॉल्ट अगर हो गए एवरग्रांड के, सो पूरा इकोनॉमिक जो सिस्टम है ना, जो कैपिटल सप्लाई होगा और यू कैन से द कैश फ्लो होगा, डेट विल बी सक्ड आउट, मतलब एक वैक्यूम जो हो जाएगा। और बैंक्स फिर फंडिंग देना बंद कर देगी जो बाकी के रियल एस्टेट प्लेयर्स है। फिर जो डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है ना कि एक डोमिनो गिरा फिर पूरा वो लाइन सर जो डोमिनो गिरते जाता है, सेम इम्पैक्ट हमें दिख सकता है यहाँ पे चाइनीज़ रियल एस्टेट मार्केट में। सो टाइम विल ओनली टेल कि क्या एक्चुअल में डेट का फिगर है, इससे ज़्यादा है, और कितने डिफ़ॉल्ट इसके बाद में होते हैं। सपोज एवरग्रांड डिफ़ॉल्ट कर जाता है अनफॉर्चुनेटली, सो इसके बाद में भी कितने डेवलपर्स हैं जो अपने पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर नॉट हैविंग रियली ग्रेट बैलेंस शीट एंड हाफ ऑफ द टॉप 60 डेवलपर्स, लार्जेस्ट 60 डेवलपर्स ऑफ चाइना आर हैविंग सेम पैटर्न्स ऑफ बैलेंस शीट एज एवरग्रांड, जो कि बहुत कम लोग को पता है। सो एवरग्रांड का अगर एपिसोड खत्म होता है तो हो सकता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट उनके ऊपर भी क्रैकडाउन करे
एंड उनको भी जो सेम पोजीशन है एवरग्रैंड की, सेम पोजीशन में आना पड़े, एंड दे माइट ऑल्सो कम इन टू some pressure, and some might even fall under the insolvency. So as per me, I think Evergrande is as of now functionally insolvent. Right or wrong, I don't know, but time will only tell. And with that, I think I can conclude. So this was all about Evergrande. Thank you, आप यहाँ तक एंड तक बने रहो, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम जो है ना, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो उनको लगेगा कि ये जो कंटेंट हमने क्रिएट किया इट इज़ वैल्यूएबल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, और हो सके तो इसको अपने ग्रुप्स जो इन्वेस्टर्स ग्रुप है उसके साथ में शेयर कर लेना, एंड जस्ट लाइक एंड कमेंट ये वीडियो कैसा लगा, और आपके कुछ सजेशंस हो वो भी बता देना वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में. सो विद दैट आई थिंक वी कैन क्लोज द वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम.